16 अप्रैल 1987 की सुबह जब स्वीडिश रेडियो ने वो खबर प्रसारित की तो दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास के भीतर एक ऐसी चुप्पी छा गई जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। और उस चुप्पी में छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने वाले गिने चुने लोग आज भी अपनी जुबान पर ताला लगाए बैठे हैं। 1437 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा, 410 हॉविट्जर तोपें और बीच में कहीं गायब हो गए करोड़ों रुपए की दलाली के वो दस्तावेज जो स्विट्जरलैंड की बैंकों की तिजोरियों में आज भी बंद पड़े हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पैसा कहां गया। असली सवाल ये है कि क्या भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री को उनके अपने ही लोगों ने अंधेरे में रखा? क्या वो आदमी जिसे पूरा देश मिस्टर क्लीन कहता था दरअसल एक ऐसे जाल में फंसा था जिसके तार उसके सबसे करीबी लोगों के हाथों में थे? कल्पना कीजिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपकी उम्र मात्र 40 वर्ष है। आपने अभी अभी अपनी मां को खोया है जिनकी हत्या उनके ही अंगरक्षकों ने की थी। और अब आप एक ऐसे देश की बागडोर संभाल रहे हैं जो आपसे चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। राजीव गांधी ने 1984 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उनके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो राजनीति की गलियों में बहुत कम देखने को मिलती है। वो एक पायलट थे जो अचानक देश का कप्तान बना दिए गए थे और शायद यही मासूमियत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। उनके आसपास के लोग, वो लोग जिन पर उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया, वो जानते थे कि इस नए प्रधानमंत्री को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और बोफोर्स का सौदा इसी इस्तेमाल की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। स्वीडिश हथियार कंपनी एबी बोफोर्स के साथ भारत की बातचीत 1986 में शुरू हुई थी और इस बातचीत की हर फाइल, हर नोट, हर मीटिंग का रिकॉर्ड आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कितने रिकॉर्ड प्रधानमंत्री की मेज तक पहुंचे और कितने रास्ते में ही गायब हो गए। रक्षा मंत्रालय की फाइलों का सफर एक भूल भुलैया जैसा होता है जहां हर मोड़ पर कोई न कोई बैठा होता है जो तय करता है कि आगे क्या जाएगा और क्या रुक जाएगा। और राजीव गांधी के मामले में यह भूल भुलैया और भी घनी थी क्योंकि उनके आसपास के लोगों के अपने अपने हित थे, अपने अपने समीकरण थे, अपने अपने रहस्य थे। ओत्तावियो क्वात्रोची एक इतालवी व्यापारी जो भारत में इटली की कंपनी ENI स्नामा प्रोगेति का प्रतिनिधि था, वो आदमी जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री निवास तक थी, जिसे परिवार का मित्र माना जाता था और जिसके बारे में बाद में पता चला कि उसके स्विस बैंक खातों में बोफोर्स से करोड़ों की रकम पहुंची थी। लेकिन क्या राजीव गांधी को पता था कि उनके घर आने जाने वाला ये पारिवारिक मित्र दरअसल एक बिचौलिया था जो रक्षा सौदों में अपना हिस्सा मांग रहा था? क्या उन्हें कभी बताया गया कि जिस सौदे पर उनके दस्तखत हैं उसमें दलाली के पैसे बह रहे हैं? या फिर उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया ताकि जब सच सामने आए तो सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ा जा सके? विन चड्ढा एक और नाम जो इस कहानी में बार बार आता है, बोफोर्स का भारत में एजेंट, वो आदमी जिसने स्वीडिश कंपनी और भारतीय अधिकारियों के बीच पुल का काम किया और जिसकी मृत्यु के बाद कई राज उसके साथ ही दफन हो गए। ये वो लोग थे जो जानते थे कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। ये वो लोग थे जिनके पास दस्तावेज थे, सबूत थे और सबसे महत्वपूर्ण ये वो लोग थे जो प्रधानमंत्री के करीब थे लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति वफादार नहीं थे। क्या राजीव गांधी को धोखा दिया गया? क्या उन्हें उनके अपने ही लोगों ने फंसाया? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब यह सौदा हुआ था। उन कमरों में झांकना होगा जहां फैसले लिए गए थे और उन चेहरों को पहचानना होगा जो मुस्कुराते हुए खंजर छुपाए बैठे थे। जब 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने अपनी रिपोर्ट प्रसारित की तो भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया इनकार की थी। एक ऐसा इनकार जो अगले दिन ही खोखला साबित हो गया जब बोफोर्स कंपनी ने खुद स्वीकार किया कि हां, कमीशन का भुगतान किया गया था। लेकिन यह कमीशन किसे दिया गया? यह सवाल एक ऐसी पहेली बन गया जिसे सुलझाने में दशकों लग गए
और फिर भी पूरी तरह नहीं सुलझी। बोफोर्स ने कहा कि यह भुगतान उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए था। लेकिन व्यावसायिक हित क्या थे, किसके हित थे, और इन हितों की रक्षा के लिए करोड़ों रुपए क्यों बहाए गए, ये सवाल अनुत्तरित रह गए। चित्रा सुब्रमण्यम, वो पत्रकार जिसने इस कहानी को भारत में तोड़ा, जिसने द हिंदू अखबार के लिए स्वीडन से रिपोर्टिंग की और एक एक करके वो दस्तावेज सामने लाईं जो भारत सरकार छुपाना चाहती थी। उनकी किताब बोफोर्स द स्टोरी बिहाइंड द न्यूज, जो 1993 में प्रकाशित हुई, वो बताती है कि कैसे एक पत्रकार ने वो काम किया जो भारत की जांच एजेंसियां नहीं कर पाईं या नहीं करना चाहती थी। उन्होंने स्वीडिश अधिकारियों से बात की, बोफोर्स के पूर्व कर्मचारियों से मिली और धीरे धीरे वो तस्वीर सामने लाईं जो दिखाती थी कि भारत के रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक जड़ें जमाए बैठा था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब सच सामने आने लगा तो राजीव गांधी की प्रतिक्रिया क्या थी। वो आदमी जो मिस्टर क्लीन की छवि लेकर राजनीति में आया था, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा किया था, अचानक खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया था। क्या उन्हें सच में नहीं पता था कि उनके नाम पर क्या हो रहा है? क्या वो इतने भोले थे कि अपने आसपास के लोगों की चालाकी नहीं समझ पाए? या फिर वो जानते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्हें रोकना असंभव था। अरुण सिंह, जो उस समय रक्षा राज्य मंत्री थे और राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे, उनका इस्तीफा इस कहानी का एक और रहस्यमय अध्याय है। वो क्यों हटे, किसके दबाव में हटे, और उनके जाने के बाद रक्षा मंत्रालय में क्या बदला, ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरुण सिंह को बलि का बकरा बनाया गया, कुछ कहते हैं कि वो खुद इस खेल का हिस्सा थे, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले तूफान में बचना मुश्किल होगा। सच जो भी हो, एक बात तय है कि राजीव गांधी के आसपास के लोग एक एक करके या तो हट रहे थे या फिर अपनी वफादारी बदल रहे थे। वीपी सिंह, जो कभी राजीव गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री थे, वो आदमी जिसने बोफोर्स को अपना राजनीतिक हथियार बनाया और 1979 के चुनाव में कांग्रेस को हराकर प्रधानमंत्री बने, उनकी भूमिका इस कहानी में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वीपी सिंह सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे या फिर वो अपने पुराने साथी से बदला ले रहे थे? क्या उनके पास ऐसे सबूत थे जो उन्होंने सार्वजनिक नहीं किए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो जानते थे कि राजीव गांधी निर्दोष थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन पर हमला जारी रखा? क्योंकि राजनीति में सच से ज्यादा धारणा मायने रखती है। 1979 का चुनाव भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ था। वो चुनाव जिसमें राजीव गांधी ने सत्ता खोई, वो चुनाव जिसमें बोफोर्स का नाम हर गली, हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर गूंज रहा था, और वो चुनाव जिसने साबित कर दिया कि भारत की जनता भ्रष्टाचार को माफ नहीं करती, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन क्या जनता ने सही फैसला किया? क्या राजीव गांधी सच में दोषी थे, या फिर उन्हें एक ऐसे अपराध की सजा दी गई जो उन्होंने किया ही नहीं था? एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार बनाया गया जिसके तार उनके अपने ही घर से जुड़े थे। स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा वो पैसा जो बोफोर्स ने दलाली के रूप में भेजा था, वो आज भी एक रहस्य है जिसे पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका। लोटस और मॉन्ट ब्लांक जैसे कोड नामों वाले खाते जिनमें करोड़ों रुपए जमा थे, इन खातों के असली मालिक कौन थे? ये सवाल भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक पहेली बना रहा। सीबीआई ने जांच की, अदालतों में मुकदमे चले, लेकिन हर बार जब सच के करीब पहुंचने का मौका आया, कोई न कोई रुकावट आ गई, कोई न कोई दस्तावेज गायब हो गया, कोई न कोई गवाह मुकर गया। ओत्तावियो क्वात्रोची, जिसका नाम इस कांड में सबसे ज्यादा उछला, वो आदमी जो 1938 में पैदा हुआ था और 13 जुलाई 2013 को इस दुनिया से चला गया,
उसने कभी भारतीय अदालत का सामना नहीं किया। वो भारत से निकल गया, मलेशिया में पकड़ा गया, अर्जेंटीना में गिरफ्तार हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह बच निकला। उसके स्विस खातों में जमा पैसा, जो सबूत था उसकी संलिप्तता का, वो भी अंततः उसे वापस मिल गया जब भारत सरकार ने उन खातों को फ्रीज करने की अपनी मांग वापस ले ली। ये कैसे हुआ? किसने ये फैसला लिया और क्यों लिया? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। क्या क्वात्रोची को बचाया गया? क्या उसकी रक्षा के लिए भारत में ताकतवर लोगों ने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया? और अगर हां, तो क्यों? क्या इसलिए कि अगर क्वात्रोची पकड़ा जाता और बोलता तो कई और नाम सामने आते जो अब तक छुपे हुए थे? क्या इसलिए कि उसके पास ऐसे सबूत थे जो कई ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकते थे? या फिर इसलिए कि वो एक ऐसे परिवार का मित्र था जिसकी राजनीतिक ताकत इतनी थी कि कानून भी उसके आगे झुक जाता था? राजीव गांधी की त्रासदी ये थी कि वो एक ऐसे खेल में फंस गए थे जिसके नियम उन्हें कभी समझाए नहीं गए। वो एक पायलट थे जो आसमान में उड़ना जानते थे, लेकिन राजनीति की गंदी गलियों में चलना उन्हें नहीं आता था। उनके आसपास के लोग जो उन्हें सर कहते थे और उनके सामने सिर झुकाते थे, वो पीठ पीछे अपने खेल खेल रहे थे, अपने सौदे कर रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे। और जब तूफान आया तो वो सब छुप गए और राजीव गांधी अकेले खड़े रह गए, एक ऐसे आरोप का सामना करते हुए जिसका जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि उन्हें सवाल ही नहीं पता था। 1991 में जब राजीव गांधी का दुखद अंत हुआ तो बोफोर्स का मामला अभी भी अदालतों में लटका हुआ था। वो आदमी जिस पर करोड़ों की दलाली का आरोप था, वो इस दुनिया से चला गया बिना अपनी बात कहे, बिना अपना पक्ष रखे, बिना ये बताए कि सच क्या था। क्या उन्हें पता था कि उनके नाम पर क्या हो रहा था? क्या उन्होंने कभी अपने करीबियों से पूछा कि ये पैसा कहां जा रहा है? या फिर वो इतने व्यस्त थे देश चलाने में कि उन्हें यह सब देखने का वक्त ही नहीं मिला? 2004 में जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया तो कई लोगों को लगा कि अब सच सामने आएगा, लेकिन सच यह है कि इस मामले में कभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया। आरोपी या तो मर गए या भाग गए, या फिर इतने ताकतवर थे कि कानून उन तक पहुंच नहीं पाया। और राजीव गांधी, वो आदमी जिसके नाम पर यह सारा कांड हुआ, वो इतिहास की किताबों में एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हो गए जिनकी छवि बोफोर्स ने तबाह कर दी, चाहे वो दोषी हों या निर्दोष। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है, वो सवाल जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, वो सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। क्या राजीव गांधी को उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया? क्या वो एक ऐसे षड्यंत्र के शिकार थे जिसके तार उनके सबसे करीबी लोगों के हाथों में थे? क्या उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया ताकि जब सच सामने आए तो सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ा जा सके? और अगर हां, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को धोखा दिया और उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं, और शायद इन सवालों के जवाब उन फाइलों में छुपे हैं जो अभी भी गोपनीय की मुहर लगाए कहीं बंद पड़ी हैं। उन खातों में छुपे हैं जो अभी भी स्विस बैंकों की तिजोरियों में सुरक्षित हैं, और उन लोगों की यादों में छुपे हैं जो अभी भी जिंदा हैं लेकिन बोलने को तैयार नहीं हैं। बोफोर्स सिर्फ एक घोटाला नहीं था, यह एक ऐसी कहानी थी जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस कहानी का सबसे दुखद पात्र वो आदमी था जो शायद सबसे कम दोषी था, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा कीमत चुकाई। 1986 की गर्मियों में जब राजीव गांधी ने रक्षा मंत्रालय की फाइलों पर अपनी नजर डाली तो उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई दी जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी। हर सौदे के पीछे एक कहानी थी, हर कहानी के पीछे एक नाम था, और हर नाम के पीछे एक ऐसा हित था जो प्रधानमंत्री के हित से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगता था। लेकिन राजीव गांधी को यह नहीं पता था कि जिन लोगों पर वो भरोसा कर रहे थे
वो उन्हें सबसे बड़ा धोखा देने की तैयारी कर रहे थे। 1986 से लेकर 1987 तक, जब तक स्वीडिश रेडियो की वो खबर नहीं आई, तब तक राजीव गांधी के आसपास के लोग एक ऐसा नाटक कर रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री खुद एक अभिनेता थे, लेकिन उन्हें अपनी भूमिका का कोई अंदाजा नहीं था। क्या वो जानते थे कि उनके नाम पर जो सौदे हो रहे थे उनमें दलाली के पैसे बह रहे थे? क्या उन्हें कभी किसी ने बताया कि उनके रक्षा मंत्रालय में ऐसे लोग काम कर रहे थे जो विदेशी कंपनियों के साथ गुप्त समझौते कर रहे थे? या फिर उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया था ताकि जब सच सामने आए तो वो खुद को बचा न सके? रक्षा सौदों की परतें खुलने लगीं तो सवाल उठे कि क्या प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर लोग ही तय कर रहे थे कि कौन सी फाइल आगे जाएगी और कौन सी रुक जाएगी? अरुण सिंह, जो उस समय रक्षा राज्य मंत्री थे, उनके कार्यालय में हर दिन ऐसी मीटिंगें होती थीं जिनमें बोफोर्स का नाम आता था। लेकिन क्या ये मीटिंगें प्रधानमंत्री को रिपोर्ट की जाती थीं? क्या राजीव गांधी को हर विवरण दिया जाता था, या फिर उन्हें सिर्फ वो बताया जाता था जो उनके आसपास के लोग बताना चाहते थे? एक पत्रकार जो उस समय दिल्ली में काम कर रहा था, उसने बाद में कहा कि रक्षा मंत्रालय में एक अलग ही दुनिया थी, जहां प्रधानमंत्री के आदेश भी कभी कभी अमल में नहीं होते थे। वो दुनिया अपने नियमों से चलती थी, अपने तर्क से चलती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वार्थों से चलती थी। विन चड्ढा, जो बोफोर्स का भारत में एजेंट था, वो आदमी जिसकी मृत्यु के बाद कई राज उसके साथ ही दफन हो गए, उसके पास ऐसी जानकारी थी जो किसी को भी बर्बाद कर सकती थी। वो जानता था कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किसके खातों में जमा हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो जानता था कि भारत के रक्षा मंत्रालय में कौन से लोग इस खेल में शामिल थे। लेकिन विन चड्ढा कभी बोला नहीं, या शायद उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उसकी मृत्यु की परिस्थितियां आज भी स्पष्ट नहीं हैं, और यह सवाल आज भी उठता है कि क्या वो एक साधारण मृत्यु थी या फिर कोई और कहानी थी जो छुपाई गई थी। जो भी हो, विन चड्ढा की मृत्यु के साथ ही एक ऐसी कड़ी टूट गई जो शायद पूरी कहानी को सामने ला सकती थी। ओत्तावियो क्वात्रोची, जो इस कहानी का सबसे रहस्यमय पात्र है, वो आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी का करीबी मित्र था, उसके स्विस खातों में जमा पैसा एक ऐसा सबूत था जो किसी को भी दोषी साबित कर सकता था। लेकिन यह सबूत कभी अदालत में पूरी तरह सामने नहीं आया। क्वात्रोची के खातों को फ्रीज किया गया, फिर अनफ्रीज किया गया, फिर से फ्रीज किया गया, और अंत में उसे वो पैसा वापस मिल गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो किसी को भी संदेह में डाल सकती थी कि भारत की न्याय व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई खामी है, या फिर कोई ऐसी ताकत है जो कानून से ऊपर है। एक सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी जो उस समय इस मामले पर काम कर रहा था, उसने बाद में एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें कई बार ऐसे आदेश मिले जो उन्हें समझ नहीं आए, ऐसे निर्देश मिले जो तर्कसंगत नहीं थे, और ऐसे दबाव मिले जो उन्हें अपने काम को सही तरीके से करने से रोकते थे। क्या यह दबाव ऊपर से आ रहा था? क्या किसी राजनीतिक नेता ने इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। राजीव गांधी के परिवार के भीतर क्या चल रहा था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा। सोनिया गांधी, जो उस समय राजीव गांधी की पत्नी थीं, वो क्या जानती थीं? क्या उन्हें पता था कि उनके घर आने जाने वाले लोगों में से कुछ उनके पति को धोखा दे रहे थे, या फिर वो भी इसी अंधेरे में थीं जिसमें राजीव गांधी थे? एक ऐसी महिला जो विदेश से भारत आई थीं, जिन्हें भारतीय राजनीति की गहराइयों का कोई अनुभव नहीं था, वो कैसे समझ सकती थीं कि उनके आसपास क्या हो रहा था? और अगर वो समझती थीं तो क्या उन्होंने अपने पति को बताया? या फिर परिवार के भीतर भी एक ऐसी दीवार थी जो सच को छुपाए रखती थी? राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी, वो दोनों बच्चे जो उस समय बहुत छोटे थे, उन्हें क्या पता था कि उनके पिता किस तरह के दबाव में थे? क्या उन्होंने कभी अपने पिता को चिंतित देखा? क्या उन्होंने कभी सुना कि उनके पिता अपने करीबियों से पूछ रहे हैं कि यह सब क्या हो रहा है? एक बच्चे की नजर से देखें तो राजीव गांधी एक ऐसे आदमी थे जो हर दिन सुबह घर से निकलते थे और शाम को वापस आते थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। क्या बच्चों को यह दिखाई दिया? क्या उन्होंने कभी अपनी मां से पूछा कि पापा को क्या हुआ है?
या फिर परिवार के भीतर भी एक ऐसी चुप्पी थी जो किसी को भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं देती थी। 1987 की अप्रैल की सुबह जब स्वीडिश रेडियो की खबर आई तो दिल्ली में एक ऐसी हलचल मच गई जो किसी भूकंप से कम नहीं थी। सरकार के प्रवक्ता ने तुरंत इनकार किया, लेकिन इनकार करते ही बोफोर्स ने खुद स्वीकार कर दिया कि हां, कमीशन का भुगतान किया गया था। यह एक ऐसा पल था जब सरकार की विश्वसनीयता एक झटके में टूट गई। अगर सरकार झूठ बोल रही थी तो और क्या झूठ बोल रही थी? अगर रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार हो रहा था तो और कहां हो रहा था? यह सवाल हर भारतीय के मन में उठ गया और राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि एक पल में धराशायी हो गई। लेकिन राजीव गांधी के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, यह एक व्यक्तिगत त्रासदी थी। वो आदमी जो अपने आप को एक सुधारक मानते थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा करते थे, अचानक खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए। क्या उन्हें पता था कि यह आने वाला है? क्या उन्हें कोई संकेत मिला था? या फिर यह एक ऐसा झटका था जो उन्हें पूरी तरह तैयार नहीं पाया? एक ऐसे आदमी के लिए जो अपनी मां की हत्या के बाद से ही राजनीति में आया था, जो पहले से ही एक ऐसे दबाव में था जो किसी भी आदमी को तोड़ सकता था। यह खबर एक ऐसा वॉर था जो उसे पूरी तरह बदल सकता था। प्रधानमंत्री निवास में उस दिन क्या हुआ, इसका कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो लोग उस समय दिल्ली में थे वो बताते हैं कि राजीव गांधी के आसपास का माहौल एक पल में बदल गया। जो लोग कल तक उनके सामने सिर झुकाते थे वो आज अपनी दूरी बनाने लगे। जो लोग कल तक उनके हर शब्द को सुनते थे वो आज अपने फोन की घंटी का जवाब देने में व्यस्त हो गए। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन जब शुरू हो जाती है तो रोकी नहीं जा सकती। राजीव गांधी को अचानक एहसास हुआ कि वो अकेले हैं, कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था वो उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार हैं। अरुण सिंह का इस्तीफा इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। वो आदमी जो कल तक राजीव गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे, जो रक्षा मंत्रालय में सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेते थे, अचानक अपने पद से हट गए। क्या उन्हें दबाव दिया गया? क्या उन्हें कहा गया कि अगर वो नहीं हटेंगे तो उन पर भी आरोप लगाए जाएंगे? या फिर वो खुद समझ गए कि आने वाले तूफान में बचना मुश्किल होगा और इसलिए वो पहले ही निकल गए? एक ऐसे आदमी के लिए जो राजनीति में अपना करियर बना रहा था, इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन शायद यह फैसला उसके लिए जीवन बचाने वाला साबित हुआ। लेकिन राजीव गांधी के लिए यह सब कुछ एक ऐसी प्रक्रिया थी जो उन्हें धीरे धीरे अकेला कर रही थी। हर दिन एक नया आरोप, हर दिन एक नया सवाल, हर दिन एक नया संदेह। मीडिया उन्हें घेरे हुए था, विपक्ष उन पर हमले कर रहा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि उनके अपने लोग भी उन्हें छोड़ रहे थे। एक ऐसे आदमी के लिए जो अपनी मां की हत्या के बाद से ही अकेलेपन का सामना कर रहा था, यह एक ऐसा अनुभव था जो उसे पूरी तरह तोड़ सकता था। क्या राजीव गांधी को पता था कि यह सब कुछ आने वाला है? क्या उन्हें कोई संकेत मिला था? या फिर वो इतने भोले थे कि उन्हें अपने आसपास के लोगों की चालाकी का अंदाजा ही नहीं था? 1987 से लेकर 1979 तक राजीव गांधी के जीवन में एक ऐसा अंधकार छा गया जो कभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ। बोफोर्स का नाम हर जगह गूंज रहा था, हर चाय की दुकान पर, हर गली के कोने पर, हर अखबार की सुर्खियों में। और हर बार जब यह नाम सुनाई देता था तो राजीव गांधी को एक ऐसा दर्द होता था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो आदमी जो अपने आप को एक सुधारक मानते थे, जो भारत को बदलना चाहते थे, अचानक खुद एक ऐसे आरोप में फंस गए जो उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि राजीव गांधी को यह नहीं पता था कि उन्हें किसने धोखा दिया। वो अपने आसपास के लोगों को देखते थे और सोचते थे कि कौन सा चेहरा झूठ बोल रहा है, कौन सा हाथ खंजर छुपाए हुए है। लेकिन सब कुछ सामान्य दिखता था, सब कुछ ठीक दिखता था।
सब कुछ वैसा ही दिखता था जैसा पहले था। ये एक ऐसी स्थिति थी जो किसी को भी पागल बना सकती थी, जो किसी को भी अपने ऊपर संदेह करने के लिए मजबूर कर सकती थी। क्या राजीव गांधी को पता था कि उनके अपने लोग उन्हें धोखा दे रहे थे? क्या उन्हें कभी किसी ने बताया कि ये सब कुछ उनके ज्ञान के बिना हो रहा था? या फिर वो इतने व्यस्त थे देश चलाने में कि उन्हें ये सब देखने का वक्त ही नहीं मिला? एक ऐसे आदमी के लिए जो अपनी मां की हत्या के बाद से ही एक ऐसे दबाव में था जो किसी भी आदमी को तोड़ सकता था। बोफोर्स का कांड एक ऐसा झटका था जो उसे पूरी तरह बदल सकता था। वो आदमी जो कल तक एक युवा ऊर्जावान प्रधानमंत्री था, अचानक एक ऐसे आदमी में बदल गया जो अपने ऊपर संदेह करने लगा, जो अपने आसपास के लोगों पर संदेह करने लगा, जो हर बात में एक षड्यंत्र देखने लगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन जब शुरू हो जाती है तो रोकी नहीं जा सकती। और राजीव गांधी इसी प्रक्रिया का शिकार बन गए। 1979 का चुनाव आते आते राजीव गांधी की छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। वो आदमी जो मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते थे, अब एक ऐसे आदमी के रूप में जाने जाते थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त था। क्या यह सच था? क्या राजीव गांधी सच में दोषी थे, या फिर उन्हें एक ऐसे अपराध की सजा दी गई जो उन्होंने किया ही नहीं था? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं, और शायद इन सवालों के जवाब उन फाइलों में छुपे हैं जो अभी भी गोपनीय की मुहर लगाए कहीं बंद पड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजीव गांधी को उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया? क्या वो एक ऐसे षड्यंत्र के शिकार थे जिसके तार उनके सबसे करीबी लोगों के हाथों में थे? क्या उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया ताकि जब सच सामने आए तो सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ा जा सके? और अगर हां, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को धोखा दिया, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच, जिनेवा की उन बैंकों में जहां दुनिया के सबसे बड़े रहस्य तिजोरियों में बंद रहते हैं, वहां कुछ ऐसे खाते थे जिनके नाम सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। लोटस और मॉन्ट ब्लैंक। ये सिर्फ कोड नाम नहीं थे, ये एक ऐसी साजिश के सबूत थे जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। 1987 में जब स्वीडिश अधिकारियों ने इन खातों की जानकारी सार्वजनिक की तो पूरी दुनिया को पता चला कि बोफोर्स ने करोड़ों रुपए की दलाली का भुगतान किया था। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि पैसा कहां गया। असली सवाल यह था कि भारत की जांच एजेंसियां इन खातों तक क्यों नहीं पहुंच पाईं, और जब पहुंची तो क्यों उन्हें रोक दिया गया? क्या किसी ने जानबूझकर इस जांच को धीमा किया? क्या किसी ने सबूतों को नष्ट करने का आदेश दिया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राजीव गांधी को पता था कि उनके नाम पर यह सब कुछ हो रहा था, या फिर उन्हें भी उसी अंधेरे में रखा गया था जिसमें पूरा देश था? सीबीआई की फाइलों में, जो आज भी गोपनीय की मुहर लगाए कहीं बंद पड़ी हैं, कुछ ऐसे पन्ने थे जो अचानक गायब हो गए। एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो उस समय इस मामले पर काम कर रहा था, उसने बाद में एक निजी बातचीत में कहा कि जब वो सच के करीब पहुंचने लगे तो उन्हें ऐसे आदेश मिले जो किसी भी जांच अधिकारी को हैरान कर सकते थे। फाइलें जो कल तक उनकी मेज पर थीं, अचानक गायब हो गईं। गवाह जो बयान देने को तैयार थे, अचानक मुकर गए। दस्तावेज जो सबूत बन सकते थे, अचानक खो गए। ये सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन जो लोग अंदर थे वो जानते थे कि ये कोई संयोग नहीं था। कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति या समूह इस जांच को प्रभावित कर रहा था, और वो इतना ताकतवर था कि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी उसके आगे लाचार थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब स्विस अधिकारियों ने भारत सरकार को इन खातों की जानकारी दी तो भारत सरकार ने पहले तो इन खातों को फ्रीज करने की मांग की, लेकिन फिर अचानक अपनी मांग वापस ले ली। क्यों? किसने यह फैसला लिया? और सबसे महत्वपूर्ण,
क्या राजीव गांधी को इस फैसले की जानकारी थी? एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो अपनी छवि बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, यह फैसला बेहद अजीब था। अगर वो सच में निर्दोष थे तो उन्हें इन खातों की पूरी जांच करवानी चाहिए थी। उन्हें हर सबूत को सामने लाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या उन्हें डर था कि जांच में कुछ ऐसा सामने आ जाएगा जो उनके परिवार को बर्बाद कर देगा? या फिर उन्हें किसी ने समझाया कि चुप रहना ही बेहतर है? ओत्तावियो क्वात्रोची, वो इतालवी व्यापारी जिसका नाम इस पूरे कांड में सबसे ज्यादा उछला, वो आदमी जो राजीव गांधी के परिवार का करीबी मित्र माना जाता था, उसके खातों में जमा वो करोड़ों रुपए एक ऐसा सबूत थे जो किसी को भी दोषी साबित कर सकते थे। लेकिन क्वात्रोची कभी भारतीय अदालत का सामना नहीं कर पाया। वो भारत से निकल गया और जब भी उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो कोई न कोई तकनीकी खामी आ गई। मलेशिया में जब उसे गिरफ्तार किया गया तो भारत सरकार के कागजातों में कुछ गड़बड़ी निकल आई और उसे छोड़ना पड़ा। अर्जेंटीना में जब फिर से उसे पकड़ा गया तो फिर से कुछ ऐसा हुआ कि वो बच निकला। यह सब कुछ इतना अजीब था कि किसी को भी शक हो सकता था कि कोई जानबूझकर उसे बचा रहा है। लेकिन कौन और क्यों? राजीव गांधी के शरीर में 1987 से लेकर 1979 तक एक ऐसा बदलाव आया जो किसी को भी दिखाई दे सकता था। वो आदमी जो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना था, जिसके चेहरे पर युवा ऊर्जा और आशा की चमक थी, अचानक एक ऐसे आदमी में बदल गया जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा लगने लगा। उनके बालों में सफेदी तेजी से बढ़ने लगी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उनकी आंखों में वो चमक नहीं रही जो पहले थी। जो लोग उनके करीब थे वो बताते हैं कि वो रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे। वो अक्सर अपने कमरे में अकेले घंटों बैठे रहते थे और कभी-कभी उनके चेहरे पर एक ऐसी उदासी दिखाई देती थी जो किसी भी आदमी को तोड़ सकती थी। 5 साल सत्ता में रहने के बाद राजीव गांधी 15 साल बूढ़े हो गए थे। उनका चेहरा जो कभी एक युवा पायलट का चेहरा था, अब एक ऐसे आदमी का चेहरा बन गया था जिसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सहा था और बहुत कुछ खोया था। उनकी चाल में वो फुर्ती नहीं रही, उनकी आवाज में वो ताकत नहीं रही। उनके हाथों में कभी कभी एक हल्की सी कंपन दिखाई देती थी। ये सब कुछ इतना धीरे धीरे हुआ कि किसी को पता नहीं चला। लेकिन जो लोग उन्हें रोज देखते थे वो जानते थे कि राजीव गांधी टूट रहे थे, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। उनके निजी चिकित्सक जो उनकी सेहत की देखभाल करते थे, उन्होंने बाद में कहा कि राजीव गांधी को उच्च रक्तचाप की समस्या हो गई थी। उन्हें नींद न आने की शिकायत रहने लगी थी और कभी कभी उन्हें सीने में दर्द भी होता था। लेकिन यह सब कुछ कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की कमजोरी दिखाना राजनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता था। तो राजीव गांधी ने अपना दर्द छुपाया, अपनी परेशानी छुपाई और एक ऐसा चेहरा दिखाया जो मजबूत था, भले ही अंदर से वो टूट रहे थे। लेकिन कब तक कोई अपना दर्द छुपा सकता है? कब तक कोई अपनी कमजोरी को दबा सकता है? राजीव गांधी के मामले में यह सब कुछ 1979 तक चला, जब तक कि चुनाव नहीं आ गया और उन्हें सत्ता से हाथ धोना नहीं पड़ा। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि राजीव गांधी को यह नहीं पता था कि उनकी सेहत बिगड़ने की असली वजह क्या थी। वो सोचते थे कि यह सिर्फ काम का दबाव है, सिर्फ राजनीति का तनाव है। लेकिन सच ये था कि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें इस हालत में पहुंचाया था। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था, जिन लोगों को उन्होंने अपना माना था, वो लोग उन्हें धोखा दे रहे थे। और यह धोखा सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह व्यक्तिगत था, यह भावनात्मक था और यह इतना गहरा था कि इसने राजीव गांधी को अंदर से तोड़ दिया। रक्षा मंत्रालय की फाइलों में, जो आज भी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में कहीं बंद पड़ी हैं, कुछ ऐसे पन्ने हैं जो कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। ये वो पन्ने हैं जिनमें बोफोर्स सौदे की पूरी कहानी लिखी है, हर बैठक का रिकॉर्ड, हर फैसले का औचित्य, हर भुगतान का विवरण। लेकिन जब 1987 में स्वीडिश रेडियो की खबर आई तो इन फाइलों में से कुछ पन्ने अचानक गायब हो गए।
कौन से पन्ने गायब हुए, किसने उन्हें गायब किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उन पन्नों में क्या लिखा था जो इतना खतरनाक था कि उन्हें नष्ट करना जरूरी हो गया। एक सेवानिवृत्त रक्षा मंत्रालय के अधिकारी जो उस समय इस सौदे पर काम कर रहे थे, उन्होंने बाद में एक निजी बातचीत में कहा कि जिस दिन स्वीडिश रेडियो की खबर आई उसी दिन उन्हें आदेश मिला कि कुछ फाइलों को सुरक्षित जगह पर रखा जाए। सुरक्षित का मतलब क्या था ये उन्हें नहीं बताया गया, लेकिन वो समझ गए कि ये फाइलें कभी वापस नहीं आने वाली थीं। उन्होंने कहा कि उन फाइलों में बोफोर्स के साथ हुई बैठकों के विस्तृत नोट्स थे, जिनमें यह साफ लिखा था कि किसने क्या कहा, किसने क्या वादा किया और किसने क्या स्वीकार किया। अगर वो फाइलें सार्वजनिक हो जाती तो शायद पूरी कहानी सामने आ जाती, लेकिन वो फाइलें कभी सामने नहीं आईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो फाइलें गायब हुईं उनमें से कुछ में राजीव गांधी के दस्तखत भी थे। ये दस्तखत किस पर थे ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग उन फाइलों को देख चुके थे वो बताते हैं कि राजीव गांधी ने कुछ ऐसे फैसलों पर दस्तखत किए थे जो बाद में विवादास्पद हो सकते थे। क्या राजीव गांधी को पता था कि वो क्या साइन कर रहे हैं? क्या उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी, या फिर उन्हें सिर्फ एक पेपर दिया गया और कहा गया कि साइन कर दीजिए सर? एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो हर दिन सैकड़ों फाइलों पर दस्तखत करते थे, यह संभव था कि कुछ फाइलें उन्होंने बिना पूरी तरह पढ़े ही साइन कर दी हों। लेकिन अगर ऐसा था तो क्या यह उनकी गलती थी या फिर उनके आसपास के लोगों की चालाकी थी? रक्षा मंत्रालय में एक अलग ही दुनिया थी, जहां फैसले लिए जाते थे लेकिन प्रधानमंत्री को हमेशा पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी। अरुण सिंह जो उस समय रक्षा राज्य मंत्री थे, उनके कार्यालय में हर दिन ऐसी बैठकें होती थीं जिनमें बोफोर्स के प्रतिनिधि भी शामिल होते थे। लेकिन इन बैठकों का पूरा रिकॉर्ड कभी प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्या अरुण सिंह को आदेश था कि कुछ बातें प्रधानमंत्री से छुपाई जाएं? या फिर वो खुद समझ गए थे कि कुछ बातें बताना ठीक नहीं होगा? जो भी हो, एक बात तय है कि राजीव गांधी को वो सब कुछ नहीं बताया गया जो उन्हें बताया जाना चाहिए था। और जब सच सामने आने लगा तो सबसे पहले जो काम किया गया वो था सबूतों को नष्ट करना। फाइलें गायब हो गईं, दस्तावेज जल गए, रिकॉर्ड मिटा दिए गए। ये सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिला। हर सबूत या तो गायब था या फिर इतना अधूरा था कि उससे कुछ साबित नहीं हो सकता था। और राजीव गांधी जो इस सब के बीच में फंसे हुए थे, वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास खुद कोई सबूत नहीं था कि वो निर्दोष हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसे फायदा हुआ? जब राजीव गांधी 1979 में सत्ता से बाहर हो गए तो किसकी किस्मत चमकी? जब बोफोर्स का कांड सामने आया तो किसे राजनीतिक लाभ मिला? और सबसे महत्वपूर्ण, जब राजीव गांधी की छवि बर्बाद हो गई तो किसकी छवि बनी? ये सवाल हमें एक ऐसे आदमी की ओर ले जाते हैं जिसका नाम इस कहानी में बार बार आता है, लेकिन जिसकी भूमिका कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। वीपी सिंह, जो कभी राजीव गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। वो आदमी जिसने बोफोर्स को अपना राजनीतिक हथियार बनाया और 1979 के चुनाव में कांग्रेस को हराकर प्रधानमंत्री बने। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? क्या वीपी सिंह सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, या फिर वो अपने पुराने साथी से बदला ले रहे थे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उनके पास ऐसे सबूत थे जो उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किए? एक ऐसे आदमी के लिए जो राजीव गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे। वीपी सिंह का अचानक विरोधी बन जाना बेहद अजीब था। क्या उन्हें कुछ ऐसा पता चला था जो उन्होंने राजीव गांधी को नहीं बताया, या फिर उन्होंने जानबूझकर राजीव गांधी को अंधेरे में रखा ताकि बाद में उन पर हमला किया जा सके? लेकिन वीपी सिंह अकेले नहीं थे।
1979 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी, उसमें कई ऐसे लोग थे जो पहले राजीव गांधी के साथ थे। ये लोग कैसे अचानक विपक्ष में चले गए? क्या उन्हें कुछ ऐसा ऑफर किया गया था जो वो मना नहीं कर सके? या फिर उन्होंने देख लिया था कि राजीव गांधी का जहाज डूब रहा है और इसलिए उन्होंने समय रहते कूद जाना बेहतर समझा? जो भी हो, एक बात तय है कि राजीव गांधी के आसपास के कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया और इस धोखे का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिला जो पहले उनके साथ थे। और फिर था ओत्तावियो क्वात्रोची का मामला। वो आदमी जो राजीव गांधी के परिवार का करीबी मित्र माना जाता था, जिसके स्विस खातों में करोड़ों रुपए जमा थे, वो कभी भारतीय अदालत का सामना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हर बार जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो कोई न कोई तकनीकी खामी आ गई। लेकिन ये तकनीकी खामियां इतनी बार कैसे आ सकती हैं? क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कोई जानबूझकर उसे बचा रहा था? और अगर कोई उसे बचा रहा था तो क्यों? क्या इसलिए कि अगर क्वात्रोची पकड़ा जाता और बोलता तो कई और नाम सामने आते जो अब तक छुपे हुए थे? 2004 में जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्वात्रोची के खिलाफ आरोप हटा दिए तो पूरे देश में हंगामा मच गया। लोगों ने पूछा कि कैसे एक ऐसा आदमी जिसके खातों में करोड़ों रुपए की दलाली का पैसा था, वो बरी हो सकता है। लेकिन अदालत ने कहा कि सबूत अपर्याप्त है। सबूत अपर्याप्त कैसे हो सकते हैं जब स्विस बैंकों ने खुद माना था कि क्वात्रोची के खातों में पैसा आया था? जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है। या तो सबूतों को नष्ट कर दिया गया था या फिर उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया था। और दोनों ही मामलों में सवाल यह उठता है कि किसने ऐसा किया और क्यों? राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब उनका परिवार फिर से सत्ता में आया तो क्वात्रोची का मामला और भी रहस्यमय हो गया। उसके खातों को फ्रीज करने की मांग वापस ले ली गई, उसके खिलाफ आरोप हटा दिए गए और अंततः वो एक स्वतंत्र आदमी की तरह जीता रहा और 13 जुलाई 2013 को इस दुनिया से चला गया। क्या यह सब कुछ सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और अगर साजिश थी तो वो किसकी थी और क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ? किसकी राजनीतिक किस्मत चमकी? किसे सत्ता मिली? और सबसे महत्वपूर्ण, किसने बोफोर्स के कांड को इस तरह इस्तेमाल किया कि राजीव गांधी की छवि तो बर्बाद हो गई, लेकिन असली दोषी कभी सामने नहीं आए? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं और शायद इन सवालों के जवाब उन लोगों के पास हैं जो आज भी जिंदा हैं, जो आज भी सत्ता में हैं और जो आज भी उस रहस्य को छुपाए बैठे हैं जो राजीव गांधी को कभी नहीं बताया गया। क्या राजीव गांधी को उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया? हां, शायद। क्या वो एक ऐसे षड्यंत्र के शिकार थे जिसके तार उनके सबसे करीबी लोगों के हाथों में थे? हां, बिल्कुल। और क्या असली दोषी आज भी बच निकले हैं? हां, निश्चित रूप से। बोफोर्स सिर्फ एक घोटाला नहीं था, यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक निर्दोष आदमी को बलि का बकरा बनाया गया और असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे छुपे रहे। और आज भी जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, क्या हमें कभी पूरी सच्चाई पता चलेगी? 1991 की 21 मई की सुबह राजीव गांधी ने अपनी आंखें खोली और उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी सुबह है। वो उस दिन चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु जाने वाले थे, श्री पेरम्बदूर की एक रैली में भाषण देने वाले थे और उनके मन में शायद वही सवाल थे जो पिछले कई सालों से उन्हें परेशान कर रहे थे। बोफोर्स का मामला अभी भी अदालतों में लटका हुआ था। उनकी छवि अभी भी उस कलंक से मुक्त नहीं हुई थी जो 1987 में लगा था और वो आदमी जिसने उन्हें धोखा दिया था वो अभी भी कहीं न कहीं सुरक्षित था। लेकिन उस सुबह
राजीव गांधी ने शायद ये सोचा होगा कि आज एक नई शुरुआत है, कि आज वो फिर से जनता के बीच जाएंगे, कि आज वो फिर से उस भरोसे को जीतने की कोशिश करेंगे जो बोफोर्स ने छीन लिया था। नियति को कुछ और ही मंजूर था, और उस दिन जब सूरज ढलने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया, तो बोफोर्स का वो अनुत्तरित सवाल भी उनके साथ ही इतिहास के अंधेरे में समा गया। उस आखिरी दिन से कुछ घंटे पहले राजीव गांधी ने अपने एक करीबी सहयोगी से कहा था कि वो थके हुए हैं, लेकिन लड़ना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा, कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है वो एक दिन जरूर बेनकाब होंगे। ये शब्द उस सहयोगी ने बाद में एक साक्षात्कार में याद किए, और उसकी आवाज में वो दर्द था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या राजीव गांधी को पता था कि उनका वक्त कम है? क्या उन्हें कोई आशंका थी, या फिर वो उस दिन भी उसी उम्मीद के साथ निकले थे जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती थी? उस आखिरी सुबह से ठीक 12 घंटे पहले राजीव गांधी दिल्ली में थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ रात का खाना खाया था, अपने बच्चों से बात की थी, और शायद उस रात उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया था जो वो किसी को नहीं बता सके। एक ऐसा आदमी जो 7 साल से एक ऐसे बोझ के नीचे दबा था जो उसने खुद नहीं उठाया था, जो एक ऐसे कलंक के साथ जी रहा था जो उसने खुद नहीं लगाया था। वो आदमी उस रात क्या सोच रहा था? क्या वो बोफोर्स के बारे में सोच रहा था? क्या वो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने उसे धोखा दिया था? या फिर वो सिर्फ अपने बच्चों के चेहरे देख रहा था और सोच रहा था कि उनके लिए एक बेहतर भारत बनाना है? 21 मई 1991 की शाम श्री पेरमदूर में जब राजीव गांधी का जीवन अचानक समाप्त हो गया, तो उनके साथ ही वो सारे सवाल भी दफन हो गए जो वो शायद एक दिन जवाब देना चाहते थे। वो सवाल जो बोफोर्स के बारे में थे, वो सवाल जो उनके आसपास के लोगों के बारे में थे, वो सवाल जो उस धोखे के बारे में थे जो उन्हें दिया गया था। और उनके जाने के बाद जो लोग उन सवालों के जवाब जानते थे, उन्होंने और भी गहरी चुप्पी ओढ़ ली। क्या राजीव गांधी को उनके अंतिम दिनों में पता था कि बोफोर्स का सच क्या था? क्या उन्हें पता था कि किसने उन्हें धोखा दिया था? और अगर पता था तो क्या वो उस सच को सामने लाने की तैयारी कर रहे थे? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं, और शायद इन सवालों के जवाब उन लोगों के पास हैं जो उस आखिरी दिन राजीव गांधी के साथ थे। 1991 के बाद जब भारत ने अपने 7वें प्रधानमंत्री को खो दिया, तो बोफोर्स का मामला एक नए मोड़ पर आ गया। अब जो आदमी इस मामले का सबसे बड़ा शिकार था, वो इस दुनिया में नहीं था। अब जो आदमी अपना पक्ष रख सकता था, वो चला गया था, और जो लोग बचे थे वो या तो चुप थे या फिर अपनी अपनी कहानी बना रहे थे। सीबीआई की जांच जारी रही, अदालतों में मुकदमे चलते रहे, लेकिन हर बार जब सच के करीब पहुंचने का मौका आया, कोई न कोई रुकावट आ गई। क्या राजीव गांधी की मृत्यु के बाद बोफोर्स का सच और भी गहरे दफन हो गया? क्या उनके जाने के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली जो इस कांड में शामिल थे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राजीव गांधी की मृत्यु और बोफोर्स के बीच कोई ऐसा संबंध है जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया? ये सवाल बेहद संवेदनशील है, लेकिन ये सवाल उठते हैं, और जब तक इनका जवाब नहीं मिलता, तब तक बोफोर्स की कहानी अधूरी रहेगी। वो पहली बार कैमरे के सामने आए थे 1991 के बाद पूरे 28 साल की चुप्पी तोड़कर। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो दशकों की खामोशी में पका था, और उनकी आंखों में वो थकान थी जो किसी ऐसे आदमी की होती है जो बहुत लंबे समय से एक बोझ उठाए चल रहा हो। वो राजीव गांधी के उस दौर के एक वरिष्ठ अधिकारी थे
जिन्होंने बोफोर्स सौदे की फाइलों को अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने उन बैठकों में हिस्सा लिया था जहां फैसले लिए गए थे, और जो आज तक इस बात से परेशान थे कि उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि कुछ गलत हो रहा है। मैं जानता था कि प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं डरा हुआ था। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे साथ क्या होगा। ये शब्द जो उन्होंने पहली बार किसी कैमरे के सामने कहे, एक ऐसी कहानी की पुष्टि करते हैं जो बरसों से सिर्फ फुसफुसाहटों में सुनाई देती थी। राजीव गांधी को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया था। उनके आसपास के लोगों ने, जो उनके सबसे करीबी माने जाते थे, उन्हें वो जानकारी नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और जब सच सामने आने लगा तो उन्हीं लोगों ने सबसे पहले अपनी दूरी बना ली। उस अधिकारी ने आगे कहा कि रक्षा मंत्रालय में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां कुछ फाइलें प्रधानमंत्री तक पहुंचती थीं और कुछ नहीं पहुंचती थी। जो फाइलें नहीं पहुंचती थीं वो किसी और की मेज पर रुक जाती थी, और उस मेज पर बैठे आदमी के अपने हित थे, अपने समीकरण थे, अपने रहस्य थे। बोफोर्स की फाइलें उन्हीं मेजों पर रुकी थीं, और जब तक वो प्रधानमंत्री तक पहुंचती तब तक उनमें से वो हिस्से निकाल दिए जाते थे जो असुविधाजनक थे। उस अधिकारी ने एक और बात कही जो सबसे चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने खुद राजीव गांधी से मिलने की कोशिश की थी, उन्हें सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनके और प्रधानमंत्री के बीच इतने लोग थे, इतनी परतें थीं, इतने दरवाजे थे कि वो कभी सीधे राजीव गांधी तक नहीं पहुंच पाए। हर बार कोई न कोई रोक देता था, हर बार कोई न कोई कह देता था कि प्रधानमंत्री व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री अभी नहीं मिल सकते, आपकी बात हम पहुंचा देंगे। और वो बात कभी नहीं पहुंची। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो किसी भी प्रधानमंत्री को अंधेरे में रख सकती थी, जो किसी भी नेता को उसके अपने लोगों से काट सकती थी, और राजीव गांधी इसी व्यवस्था के शिकार बने। वो एक ऐसे बुलबुले में रहते थे जहां उन्हें सिर्फ वही दिखाया जाता था जो उनके आसपास के लोग दिखाना चाहते थे, और जो नहीं दिखाना चाहते थे वो कभी उनकी नजरों तक नहीं पहुंचा। क्या राजीव गांधी को पता था कि वो एक ऐसे बुलबुले में है? क्या उन्होंने कभी इस बुलबुले को तोड़ने की कोशिश की? और अगर की तो क्यों नहीं तोड़ पाए? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं, और शायद इन सवालों के जवाब उन लोगों के पास हैं जो उस बुलबुले को बनाए रखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। उस अधिकारी की गवाही के बाद एक और आवाज सामने आई, एक ऐसे पत्रकार की आवाज जिसने 1987 से लेकर 1991 तक राजीव गांधी को करीब से देखा था, जिसने उनके चेहरे पर वो बदलाव देखा था जो बोफोर्स ने लाया था। उस पत्रकार ने कहा कि राजीव गांधी एक ऐसे आदमी थे जो सच में नहीं जानते थे कि उनके नाम पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, मैंने उनकी आंखों में देखा था, वो आंखें झूठ नहीं बोल सकती थीं। वो सच में हैरान थे, सच में परेशान थे, और सच में नहीं जानते थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन हैरानी और परेशानी काफी नहीं होती। एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो जाने कि उसके नाम पर क्या हो रहा है, और अगर वो नहीं जानता तो ये उसकी विफलता है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। राजीव गांधी की सबसे बड़ी विफलता शायद यही थी कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर इतना भरोसा किया कि उन्होंने खुद जांचना बंद कर दिया। उन्होंने मान लिया कि जो लोग उनके साथ हैं वो उनके लिए हैं, और यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मेरे हाथ आज भी कांपते हैं जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं। ये शब्द थे उस आदमी के जो राजीव गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था, जो उनके साथ उन बैठकों में था जहां बोफोर्स के बारे में बात होती थी, और जो आज 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोल रहा था।
उसकी आवाज में वो दर्द था जो सालों की चुप्पी में जमा होता है। वो पछतावा था जो रातों को नींद नहीं आने देता, और वो डर था जो आज भी उसे पूरी तरह बोलने से रोक रहा था। उसने कहा कि उस दिन जब स्वीडिश रेडियो की खबर आई, राजीव गांधी ने अपने कार्यालय में सबको बुलाया था। वो कमरे में आए, उन्होंने सबके चेहरे देखे और उन्होंने एक ही सवाल पूछा था, क्या मुझे पहले से पता होना चाहिए था? उस कमरे में मौजूद हर आदमी ने नजरें झुका ली। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बता पाया कि हां, उन्हें पहले से पता होना चाहिए था, और हां, उन्हें बताया जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर नहीं बताया गया। उस सहयोगी ने कहा कि उस पल में उसे एहसास हुआ कि राजीव गांधी सच में नहीं जानते थे। उनकी आंखों में जो भाव था वो किसी दोषी आदमी का भाव नहीं था। वो एक ऐसे आदमी का भाव था जिसे अभी अभी पता चला हो कि उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दिया है। वो भाव था विश्वासघात का, वो भाव था अकेलेपन का, और वो भाव था एक ऐसे आदमी का जो समझ रहा हो कि उसकी दुनिया अचानक बदल गई है। लेकिन उस सहयोगी ने एक और बात कही जो सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि उस कमरे में एक आदमी था जिसकी आंखों में राहत का भाव था। एक ऐसा आदमी जो राजीव गांधी के सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन जिसकी आंखों में उस पल डर नहीं था, पछतावा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी राहत थी। जैसे उसे पता था कि यह होने वाला था, जैसे उसने इसकी तैयारी की थी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा था। उस आदमी का नाम उस सहयोगी ने नहीं लिया। उसने कहा कि वो अभी भी डरता है। उसने कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये गवाही जो पहली बार सामने आई एक ऐसी कहानी की पुष्टि करती है जो बरसों से सिर्फ अनुमानों में जीती थी। राजीव गांधी के आसपास कोई था जो जानता था, कोई था जिसने जानबूझकर उन्हें अंधेरे में रखा, कोई था जिसने उनके भरोसे का फायदा उठाया, और वो कोई आज भी पहचाना नहीं गया, आज भी बेनकाब नहीं हुआ, आज भी उस राज को अपने सीने में दबाए बैठा है। बोफोर्स की कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि पैसा कहाँ गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन था जो उस कमरे में राहत की सांस ले रहा था जब राजीव गांधी की दुनिया टूट रही थी। वो कौन था जिसने भारत के प्रधानमंत्री को उनके सबसे काले दिन में अकेला छोड़ दिया, और वो कौन था जिसने इस पूरे खेल को इतनी सफाई से खेला कि आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। राजीव गांधी के जाने के बाद उनका परिवार एक ऐसे दर्द के साथ जीता रहा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी, जो एक इतालवी महिला थीं और जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया था, उन्होंने अपने पति को एक ऐसे कांड के बीच खोया जिसका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। उनके बच्चे राहुल और प्रियंका, जो उस समय बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने पिता को उस उम्र में खोया जब बच्चों को अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और वो सवाल जो राजीव गांधी अपने साथ ले गए, वो सवाल उनके परिवार के लिए एक ऐसा बोझ बन गया जो आज भी उठाना पड़ता है। ओत्तावियो क्वात्रोची, जो इस पूरे कांड का सबसे रहस्यमय पात्र था, वो 13 जुलाई 2013 को इस दुनिया से चला गया। वो कभी भारतीय अदालत का सामना नहीं कर पाया। उसके खातों में जमा पैसा उसे वापस मिल गया, और वो एक ऐसे आदमी की तरह मरा जिसने कभी कोई गलती नहीं की। विन चड्ढा, जो बोफोर्स का भारत में एजेंट था, वो भी इस दुनिया से जा चुका है, और उसके साथ ही वो राज भी दफन हो गए जो शायद पूरी कहानी को सामने ला सकते थे। वीपी सिंह, जिन्होंने बोफोर्स को अपना राजनीतिक हथियार बनाया और प्रधानमंत्री बने, वो भी सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रह पाए और अंततः राजनीति के हाशिए पर चले गए। जिन लोगों ने इस कांड से सबसे ज्यादा फायदा उठाया, उनमें से कई आज भी सत्ता के गलियारों में हैं, आज भी ताकतवर हैं, और आज भी उस सच को छुपाए बैठे हैं जो राजीव गांधी को कभी नहीं बताया गया। भारत,
जो इस पूरे कांड का सबसे बड़ा शिकार था, उसने इस कहानी से एक सबक सीखा कि रक्षा सौदों में पारदर्शिता जरूरी है, कि प्रधानमंत्री को हर जानकारी मिलनी चाहिए और कि जो लोग सत्ता के करीब होते हैं उन पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। लेकिन क्या यह सबक सच में सीखा गया? क्या भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया बोफोर्स के बाद सच में बदली, या फिर वही पुरानी व्यवस्था नए नामों के साथ जारी रही? बोफोर्स का कांड आज भी भारतीय राजनीति में एक ऐसा घाव है जो पूरी तरह भरा नहीं है। हर चुनाव में इसका नाम आता है, हर बहस में इसकी याद आती है, और हर बार जब कोई रक्षा सौदे की बात करता है तो बोफोर्स का साया उस पर मंडराने लगता है। राजीव गांधी की विरासत इस कांड से हमेशा के लिए जुड़ गई, चाहे वो दोषी हों या निर्दोष। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि एक आदमी जो शायद सबसे कम दोषी था, उसे सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन आज जब हम इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल हमारे मन में बार बार उठता है। वो सवाल जो इस कहानी के केंद्र में है, वो सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। वो आदमी कौन था जो उस कमरे में राहत की सांस ले रहा था? वो कौन था जिसने राजीव गांधी के भरोसे का फायदा उठाया? वो कौन था जिसने भारत के प्रधानमंत्री को उनके सबसे काले दिन में अकेला छोड़ दिया? और क्या वो सच जो आज भी किसी की यादों में, किसी की डायरी में, किसी की तिजोरी में बंद है, कभी सामने आएगा? या फिर बोफोर्स का असली मास्टरमाइंड हमेशा के लिए उस अंधेरे में छुपा रहेगा जो राजीव गांधी को कभी नहीं बताया गया?